Good morning, friends. Myself is Sanjay Agarwal, Chartered Accountant, practicing in Gurgaon. हमारे आज की डिस्कशन का एक मुद्दा है कि हम जो अभी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पार्लियामेंट में पेश हुआ और लोकसभा में उसको पारित किया है। अब अगली राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट की असेंट के बाद में वो जीएसटी का बिल जिसका हमें पिछले 10 सालों से इंतज़ार था, अब वो शायद उसका रास्ता साफ हो गया है और अब उस चीज़ की रुकावट, उसमें कोई रुकावट की शायद और कोई संदेह ना हो के अब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली कि लाइक वेदर वी आर गोइंग टू इट्स ओनली 1 जुलाई वी कैन स्टार्ट द डिस्कशंस, वी कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। जब भी गवर्नमेंट का कमिटमेंट रहता है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का कमिटमेंट काफ़ी समय से ये है कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी इस लॉ को जो पिछले 10, 12, 15 साल से इंतज़ार में है और उस चीज़ को जल्दी से जल्दी उसको पारित करके और उनको पेश किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अब वो समय दूर नहीं है कि जब हमारे ऊपर सारे तमाम तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म होके एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे लागू होगा, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को लगा, क्योंकि ये वैसे तो ये टैक्स ऐसा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसी ना किसी फॉर्म में ये इस टैक्स के प्रोविजंस विश्व के तकरीबन 160 देशों में ऑलरेडी प्रचलित है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ न्यू टैक्स। ये जो टैक्स है ऑलरेडी इतने सारे कंट्रीज में चल रहा है, एम्प्लॉयड एग्जीक्यूशन में है, बट क्योंकि इंडिया में, भारत में अपना एक अलग यूनिक क्राइटेरिया है, एक यूनिक चीज़ है इस टैक्स को लागू करने के लिए, और उसका सबसे बड़ा जो इशू है बिकॉज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, कि जहां हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है अपने बेसिस पे टैक्स लगाने के लिए, अपने लिए टैक्स लगाने के लिए और रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैव सम टैक्सेस टू बी लेविड। सो जीएसटी के देरी होने का सबसे बड़ा रीज़न इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर और जिस तरीके से यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का रूल है डिफरेंट स्टेट्स में, फ्रेगमेंटेशन है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज ऑफ विच it becomes very difficult and it becomes sometimes impossible to think about these taxes. So दोस्तों, there are 3 major problems with these states. So the first major problem is the financial autonomy of these states, जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का कोई टैक्स लाना चाहती है तो उसके प्रोविजंस इस तरीके के हों कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स को दें। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो अगर खुद टैक्स इम्पोज करें, कलेक्ट करें और अपनी विशेष के हिसाब से उसको खर्चा करें। ये बहुत बड़ी इशू थी। दूसरा बहुत बड़ा डर इस बात को लेके था कि भाई आफ्टर जीएसटी जो भी स्टेट टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं
क्या उतना टैक्स कलेक्शन होना हर स्टेट्स के लिए पॉसिबल होगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेट्स के अंदर एक भय था इस बात का कि जीएसटी आने के बाद में हमारे पास हमारा फाइनेंशियल रेवेन्यू कम ना हो जाए। एक ये दूसरा रीज़न ये था। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई किस तरीके से अपने जो स्टेट्स के बेसिस पे जो टैक्सेस हैं, मतलब स्टेट्स डू नॉट वांट टू हैव exclusions into these taxes. Exclusions means like some exclusions relating to the liquor, which is a major source of revenue of the states. The second exclusion is the petroleum products, because that is also a major source of revenue for the states. So they are, on account of these three reasons, the states are not agreeing, some or the other states are not agreeing to the GST, which the central government at various times would like to implement in India. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि GST की ज़रूरत हमें इतना ऐसा क्या है कि हमें एक अपने कंट्री में जीएसटी की इतनी ज़रूरत महसूस हो रही है कि जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट थी एंड उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब से चेंज हुआ है, दे आर क्वाइट कमिटेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। एंड सिंस लास्ट 15 years वी आर पैसिव, वी आर क्वाइट want to implement this law. Why GST? So we should understand why GST. दोस्तों, इसको समझने के लिए मेरे को आज के एक जो टैक्स स्ट्रक्चर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, उसको थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा। बेसिक लेवल पे हम डिस्कशंस करेंगे। हमारे इस डिस्कशंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस है कि भाई हम इस डिस्कशन को उस रूप में लेके जाएं कि आज मैं किस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स पे करता हूँ एज अ कंज्यूमर, और मैं किस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता हूँ फॉर द गवर्नमेंट एज अ ट्रेडर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ एक्सपोर्टर, एज अ इंपोर्टर। और जीएसटी के बाद में क्या मेरे को चेंज आएगा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में, और क्या किस तरीके के मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या फ़ायदे होंगे मेरे को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भी इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है, there are so many taxes levied by the states, collected by the state and executed by the states. There are so many taxes which are levied by the central government and collected by the central government and implemented by the central government. तो दोस्तों, कहाँ से पावर मिली है हमें, इस तरीके के टैक्सेस लगाने की सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को? वी हैव आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गिव्स द पावर टू द स्टेट्स टू टैक्स ऑन सर्टेन गुड्स, आर्टिकल्स, थिंग्स और सर्विसेज, एंड द एक्सक्लूसिव पावर टू द सेंटर for imposing tax on certain goods, services, things, articles, services, and there are certain other items on which both the central government and the state government simultaneously impose or levy taxes. So friends, अगर हम आज की डेट में समझते हैं कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जो पर्टिकुलरली जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो मेजर टैक्स as I said is the one which is very prevalent is the sales tax. Now we call it a VAT, value added tax, which is levied on the sale of goods or articles. In addition to that, there are certain charges, and in addition to that,
there are certain cesses which is to be levied. There is an entertainment tax, there is a luxury tax, there is an entry tax, there is an octroi. So these are the these are the taxes which is to be levied on the movement of the goods by the states. At the same time, there are certain taxes which is to be levied by the central government, like excise duty, like service tax, excise duty on the manufacturing, service tax on provision of services. So दोस्तों, जीएसटी का जो जीएसटी में जितनी भी टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स लगाते हैं और जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं, उसमें से तकरीबन 17-18 टैक्सेस को मिला के इसको सब्स्यूम करके एक टैक्स का रूप दिया, जिसको हमने कहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. बिलीव मी, दिस इज एन मेजर टैक्स reform of independent India in the indirect tax forum. Why we need this, as we are discussing why we need this, we have 29 states, 2 union territories with legislatures, some union territories. Every state has their own tax rules, their tax compliance procedures, the filing of returns, etc., the rate governing certain articles. Certain article is exempt in one state, at the same time it is taxable in another state. There is a composition scheme which have a characteristics different than the other states, and it is, believe me, it is quite impossible sometimes. It becomes very difficult for a businessman to run business who would like to run their business on a pan-India basis, because it is very difficult to understand and deal with different consultants on different states, understand the different integrities on all these taxes. So one can imagine how it is difficult. So this is one of the reasons. The second reason is, friends, right now there are certain things, there are certain goods which the state government treated as a goods, at the same time the central government treated as a services. So the confusion whether certain things are goods or services, whether the states have a right to tax it or a center have a right to tax it, or both are taxing certain things. There are certain composition, works contract type of things in which the goods are transferred in the course of providing the services. In this case, it becomes really very difficult on what amount the state will impose tax on the goods and on what amount the central will impose tax. So this is the second important aspect, which is the need for the GST. क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे जब साइमल्टेनियसली टैक्स लगेगा तो ये डिसाइड हो सकता है, क्योंकि दोनों की पावर एक काउंसिल को दे दी, और उस तरीके से जब टैक्स लगाएंगे तो थोड़ी क्लियरिटी आएगी इस चीज़ के लिए. तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी हमारा इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, पर्टिकुलरली गुड्स के केस में, कि जब इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो देयर इज अ कास्केडिंग इफेक्ट. There is an additional tax, there is a tax on tax, there is a tax on which there is no credit. So it definitely increases the cost at the hands of the customers. We can have an example to elaborate on this. If we take an example like Maruti is manufactured in Haryana, Gurgaon, and Maruti sold rupees 1 lakh. They are. I will talk about the indirect taxes. There are two taxes
which is imposable is one is basically the excise duty to be levied by the central government. The second is the VAT or the sale tax to be levied by the state government. So how will impose tax on this in the present system? The value of the car before these taxes is say 1 lakh rupees. So on 1 lakh rupees, if we assume a rate of tax of excise is 10% and rate of tax VAT is 10%, then how will impose tax in this manner? 10% of 1 lakh is 10,000 is an excise duty which is to be paid at the time of removal of goods. So the levy under the excise duty is at the time of manufacturing but to be paid at the time of removal of goods from the factory. So after that, when this Maruti is sold in the state, the company will levy tax 10%, for example 10% VAT. So 10% VAT will be charged at 110. 1,10,000 पे 10% charge करेंगे तो it becomes 11,000. So you see, so the cost to the dealer in Haryana is 1,21,000. Now the tax on tax, sale tax on excise duty is a cascading effect. If we take the example like transferring goods from one state to another states. So again, we'll take the same example, the Maruti when cleared the goods in the other states other than Haryana, they impose 10% excise duty, and that person is a registered dealer outside Haryana, then 2% CST is the exchange of form, C form, and this 2% and this 10% becomes cost to that particular dealer. And if he sources this car after having some margin at a price in his state, so he cannot take credit of the excise duty part of it. He cannot take the credit of excise duty or part of it and end up paying the higher taxes. So the cascading effect, the additional tax, the multi-level taxes, this becomes the problems of the day. And this problem is increasing day by day because of the globalization, because of the different forms of business which is being erupting. We will say the example, this is a simple case of movement of goods. There are certain complex situations in today's world which are happening. The transfer of goods from on a different mechanism like a marketplace or through a portal like Flipkart, the Amazon dealer is located at one place, he is selling the goods to a person in other place. The person in other place may be a customer, the consumer itself, or maybe some person other than the consumer also, or the trader, he is selling further rates. So it becomes very, very difficult to keep a track of all those transactions in the changing world. So because of these, this is another important reason why we will need GST. The another reason, so if a person is having the supply in these 29 states and procurement of goods, the supply chain mechanism, so all those things, it becomes very, 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 very cumbersome, to plan this particular activities, because the company, if we take the example of Amazon is a market platform who has a base say in Delhi, and at the same time his associated network of around 1,000 dealers. Somebody is staying in one state, somebody is staying in other state, Delhi, Haryana, Gujarat,
and they are selling goods to the persons at a different states. So what should be the taxability? What should be the taxability on this particular goods? Who is liable to pay tax on this? Whether that particular dealer or whether this Amazon has some type of environment. So this the business dynamics, when it is changing, is becoming very, very complex in a changing environment. So there is a need for GST to do how this GST will change. Like if somebody is operating in different countries, a company like Hindustan Lever, they are manufacturing in 2 states, selling goods all over India basis. So how their distribution mechanism, the distribution supply chain is to be worked, and how the tax is to be moved from one state to another state, and how this impact on this double taxation, the tax cascading is to be stopped.